नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जिन सेठों ने बैंकों का कर्ज नहीं लौटाया है और जो डिफाल्टर है उनकी सूची क्यों न सार्वजनिक की जाए। रिजर्व बैंक ने इसका विरोध किया है, पर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त है। चीफ जस्टिस ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है कि अमीर तो अपने को दिवालिया घोषित करके दूसरे जरियों से और ज्यादा कर्ज लेने दौड़ पड़ता है, जबकि गरीब किसान कर्ज नहीं चुका सकने पर आत्महत्या को मजबूर होता है। अरबपति बनाम गरीब किसान की यह तुलना हकीकत में सार्वजनिक धारणा की प्रतिनिधि है। आज भारत का कारोबारी उद्योगपति कई कारणों से जनता की निगाह में उतरा हुआ है। विजय माल्या का विदेश भागना एक पहलू है, तो टैक्स हेवन देशों में अमीरों की कंपनियों का पनामा पेपर्स भंडाफोड़ भी एक वजह है। उस नाते सुप्रीम कोर्ट का यह हिट फैसला होगा यदि अरबों रुपए कर्ज लिए उद्योगपतियों की लिस्ट सार्वजनिक हो। सुप्रीम कोर्ट ने उन उद्योगपतियों की लिस्ट मंगा ली है जिसमें बैंकों से 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी वाले नाम है। रिजर्व बैंक ने कोर्ट में बंद लिफाफे में लिस्ट देते हुए कहा है कि ये नाम गोपनीय रहने चाहिए। यदि लिस्ट जस की तस जारी हुई तो देश की अर्थव्यवस्था पर खराब असर होगा, कारोबार और निवेश क्षेत्र का भरोसा टूटेगा। सवाल है कि इस मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए या कारोबारी हितों की चिंता में गोपनीयता बरती जानी चाहिए। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। राज्यसभा में 6 नए सदस्यों के मनोनयन से भाजपा की ताकत बढ़ी है और इस साल जून जुलाई में होने वाले 2 वार्षिक चुनावों से पहले ही उसके सदस्यों की संख्या 50 पार कर जाने वाली है। केंद्र सरकार ने जिन 6 सदस्यों को मनोनीत किया है उनमें से 3 अपने असंबंध रखेंगे, लेकिन भाजपा और केंद्र सरकार को उनका समर्थन रहेगा। 3 सदस्य अपने को भाजपा का सांसद घोषित करेंगे, जिससे उच्च सदन में भाजपा के सदस्यों की संख्या बढ़कर 51 हो जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले अपनी जनता पार्टी का विलय भाजपा में करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने को भाजपा से संबंध घोषित कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू भी उन्हीं की तरह पहले से भाजपा के सदस्य हैं और वे भी पार्टी के व्हिप का पालन करेंगे। केरल से चुने गए अभिनेता सुरेश गोपी भी भाजपा के संबंध सदस्य रहेंगे, क्योंकि पार्टी उनको केरल में अपना चेहरा बनाकर पेश कर रही है। बाकी 3 सदस्य मैरी कॉम, नरेंद्र जाधव और स्वप्न दास गुप्ता असंबंध सदस्य रहेंगे। कहा जा रहा है कि 7वां सदस्य भी ऐसा मनोनीत हो सकता है जो भाजपा के प्रति अपनी संबंधता दिखाए। यूपीए की सरकार के समय मनोनीत 12 सांसदों में सिर्फ 2 सदस्यों मणिशंकर अय्यर और बालचंद्र मुंगेरकर ने अपने को कांग्रेस से जोड़ा था और पार्टी व्हिप का पालन करने की सहमति दी थी। मनोनीत होने के बाद कोई भी सदस्य 6 महीने के भीतर अपने को किसी पार्टी का सदस्य घोषित कर सकता है। संसद में खासकर राज्यसभा में ऐसे सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है जो संसद की कार्यवाही से गैर हाजिर रहते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को लेकर कुछ सांसदों ने हंगामा किया है, क्योंकि वो पिछले 2 साल में सिर्फ 3 बार संसद में दिखाई दिए। वे तभी संसद में आए जब सदस्यता बचाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया था। तृणमूल के नेताओं का कहना है कि पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनाव की वजह से यह मुद्दा उठाकर पार्टी को शर्मिंदा करने की कोशिश की जा रही है। असल में मिथुन चक्रवर्ती अकेले ऐसे सांसद नहीं है जो सदन से गैर हाजिर रहते हैं। मनोनीत श्रेणी के 2 सांसदों रेखा और सचिन तेंदुलकर की हाजिरी भी बहुत मामूली रही है। ये दोनों भी साल में 2 बार या 3 बार सदन में दिखाई देते हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता मिथुन चक्रवर्ती वाले मामले के जवाब में इन दोनों का मुद्दा उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अभी जिन 6 लोगों को मनोनीत किया है उनमें से भी 2 सदस्य ऐसे हैं जो गैर हाजिर रहने वाले हैं। मैरी कॉम ने मनोनयन के तुरंत बाद आकर शपथ तो ले ली, लेकिन वे इस साल होने वाले रियो ओलंपिक की तैयारियों में जुट गई हैं। ओलंपिक के बाद भी उनके नियमित रूप से सदन में आने पर संदेह है। मलयालम अभिनेता सुरेश गोपी भी सदन की कार्यवाही में नियमित रूप से शायद ही हिस्सा लेंगे। सो मनोनीत श्रेणी के मौजूदा 11 सदस्यों में से कम 4 ऐसे हो गए जो कभी कभार ही संसद में दिखेंगे। केंद्र सरकार ने सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा में मनोनीत करके कांग्रेस से संसद में सहयोग मिलने की संभावना को खत्म कर दिया है। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि अब कांग्रेस और भाजपा के बीच टकराव बढ़ेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में सीधे सोनिया गांधी का नाम लिया जा रहा है और ये स्वामी के कारण हो रहा है। जानकार सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में स्वामी का मनोनयन नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल को अदालत में घसीटने के इनाम के तौर पर हुआ है, लेकिन सिर्फ ये एक मामला नहीं है जिसे वे उठा रही हैं।
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में इटली की अदालत के फैसले के हवाले उन्होंने सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा किया है। कहा जा रहा है कि इस सौदे को दूसरे बोफोर्स सौदे की तरह पेश किया जा रहा है। इसके अलावा भारत की एंटीक वस्तुओं की चोरी और उनके इटली में बेचे जाने का आरोप भी वे लगाते रही हैं और साथ ही ये भी साबित करते रही हैं कि कैसे कानूनी रूप से राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हैं। कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि स्वामी को राज्यसभा में इसलिए लाया गया है कि वे सोनिया और राहुल गांधी को निशाना बनाएं। ऐसे में किसी भी विधेयक पर कांग्रेस के लिए सरकार का समर्थन करना मुश्किल होगा। इसका पहला शिकार जीएसटी बिल हो सकता है, जिसे सरकार इस सत्र में लाने की कोशिश कर रही है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तराखंड मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा और अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी। अदालत ने कहा कि 29 अप्रैल को होने वाला फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। इससे पहले 22 अप्रैल को उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को बरकरार कर दिया था। गौरतलब है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्य में 27 मार्च से लगा राष्ट्रपति शासन को हटा दिया था और साथ ही अदालत ने 18 मार्च से पहले की स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हरीश रावत फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बन गए थे और हाईकोर्ट ने हरीश रावत सरकार को 29 अप्रैल तक सदन में बहुमत साबित करने को कहा था। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर सदन का मास्टर होता है। अदालत ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि क्या राज्यपाल ने अनुच्छेद 175(2) के तहत जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट का मैसेज किया, इस तरीके से भेजा जा सकता है क्या? विधायकों की सदस्यता रद्द करने का स्पीकर का फैसला राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार बनता है क्या? फ्लोर टेस्ट में देरी क्या राष्ट्रपति शासन का आधार बनता है? अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपना नाम आने पर आज सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। सोनिया ने कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में उनके खिलाफ सारे आरोप गलत हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान एनडीए सरकार 2 साल से सत्ता में है। अगर कुछ गलत था तो जांच क्यों नहीं कराई और अगर जांच जारी है तो अब तक पूरी क्यों नहीं की गई? सोनिया ने कहा कि सरकार इस मामले की जाँच कराए, सच सामने आ जाएगा। सोनिया ने कहा कि हम इस मामले में संसद में सरकार को जवाब देने के लिए तैयार हैं। दरअसल हाल ही में इटली की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। इटली की अदालत ने अपने फैसले में तत्कालीन यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लिया है। अदालत ने इस मामले में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह व अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का नाम लिया है। गौरतलब है कि 2010 में यूपीए सरकार ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा के लिए इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 3600 करोड़ रुपए में 12 हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया था, लेकिन इसमें घोटाले के आरोपों के बाद उसे रद्द कर दिया गया था। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा मामले में आज राज्यसभा में मनोनीत सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम लिए जाने पर सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी तकरार हुई। स्वामी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का जैसे ही नाम लिया, कांग्रेस के सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए आसन के समक्ष आ गए और नारे लगाने लगे। कुछ सदस्यों को सत्ता पक्ष की बेंचों की ओर उत्तेजित होकर हवा में अपनी मुट्ठियां लहराते हुए भी देखा गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तकरार के कारण सदन में भारी हंगामा हुआ। हंगामे के कारण बार-बार सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। उप सभापति पीजे कुरियन ने बाद में कार्यवाही से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम निकाल दिया। स्वामी ने नियम 267 के तहत दिए गए एक नोटिस के माध्यम से अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा रिश्वत मामले का मुद्दा उठाया। स्वामी ने आरोप लगाया कि इटली की अदालत में एक पत्र के माध्यम से सौदे के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस सौदे की मुख्य लाभार्थी हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कहा है कि आम आदमी पार्टी केवल वही चुनाव लड़ेगी जहां पर उसको सरकार बनने की गारंटी नजर आएगी। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आज केजरीवाल ने कहा कि लोग आते हैं मेरे पास कि यहाँ चुनाव लड़ लो, वहाँ चुनाव लड़ लो, लेकिन हम चुनाव केवल लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ेंगे। केजरीवाल ने कहा कि जहाँ 50-50 चांस होगा वहाँ चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल ने कहा कि 100 में से 3 सीट जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, 100 में से 90 सीट जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल ने कहा कि बिना तैयारी और माहौल के चुनाव लड़ने से हार के बाद संगठन और कार्यकर्ता बिखर जाते हैं, इसलिए जहां माहौल दिखेगा, जहां सरकार बनने की संभावना दिखेगी, हम वही चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। उद्योगपतियों, कंपनियों पर सरकार के बैंकों की इतनी ज्यादा कर्ज राशि है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी तल्ख टिप्पणी से अपने को रोक नहीं पाए। बुनियादी मुद्दा है कि कर्ज तो होगा ही, बैंकों का धंधा भी कर्ज पर निर्भर है और उद्योग धंधों का आधार भी कर्ज के बूते जुटाई पूंजी है। दिक्कत यह है कि भारत में यह सब क्रोनी पूंजीवाद और 2 नंबरी उद्यम से बदनाम है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा।
देश के बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों का कामकाज इन दिनों ईमानदारी और जिम्मेदारी की कसौटी पर है। सार्वजनिक बैंकों की ओर से हर साल हजारों करोड़ रुपए के कर्ज को बट्टे खाते में डालने की खबरों का खुलासा होने के बाद इस बारे में सार्वजनिक चर्चा शुरू हुई। इसी बीच सरकारी बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाए बगैर मशहूर कारोबारी विजय माल्या देश छोड़कर चले गए। इस घटना के बाद बैंकों से कर्ज लेने वाले बड़े कारोबारियों की जिम्मेदारी तय करने की बहस तेज हो गई है। इसे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बेहद गंभीरता दिखाई है। सर्वोच्च अदालत के चीफ जस्टिस ने अपनी टिप्पणी में यह दुख जाहिर किया कि मामूली आदमी या किसान छोटे छोटे कर्ज की वजह से खुदकुशी कर रहा है और बड़े कारोबारी हजारों करोड़ रुपए लेकर चंपत हो जा रहे हैं। यह बिल्कुल आम आदमी की भावना है। इन दिनों हर जगह लोग कहते मिल जाएंगे कि उनको कर्ज लेना हो तो बैंक हजार तरह की शर्तें लगाते हैं और एक किश्त नहीं चुकाने पर घर गाड़ी जब्त करने पहुंच जाते हैं, जबकि बड़े कारोबारियों को हजारों करोड़ रुपए का कर्ज देकर उसे डूबने देते हैं। निश्चित रूप से यह भारत की एक बड़ी समस्या है। हर साल बैंकों के डूबने वाले कर्ज की राशि बढ़ती जा रही है। अब यह एक साल में 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जा चुकी है। कई सरकारी बैंक डूबे हुए कर्ज के कारण आर्थिक मुश्किल में है। सरकार उन्हें बचाने के उपाय कर रही है। बैंकों के जरिए कर्ज की वसूली का प्रयास हो रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में बैंकों की ओर से कर्ज देने की प्रक्रिया को धीमा कर दिया गया है। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक संकेत है। कारोबार या उद्योग का मूल आधार बैंकों से मिलने वाला कर्ज है। अगर बैंक कर्ज नहीं देंगे तो अपने आप कारोबारी और औद्योगिक गतिविधियां धीमी पड़ेंगी और विकास की दर प्रभावित होगी। तभी ज्यादातर अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि कर्ज डूबे हैं, इसलिए बैंकों को कर्ज देना बंद कर देना चाहिए। यह नीति ठीक नहीं है। हाँ, कर्ज देने के नियम बेहतर बनाए जाने चाहिए और वसूली के उपाय पुख्ता होने चाहिए। जैसे सर्वोच्च अदालत ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लेने वालों का नाम जाहिर कर देना चाहिए। कर्जदारों के नाम जाहिर करना एक उपाय है। इस तरह के कई उपाय और किए जा सकते हैं जिनसे कारोबारियों को कर्ज मिलता रहे और वह डूबे नहीं। यह बात बहुत साफ अंदाज में समझने की है कि बैंकों का काम सिर्फ पैसे जमा करना नहीं होता है, उन्हें कर्ज देना ही है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि कर्ज कैसे सुरक्षित हो, इसका उपाय किया जाए। सरकार और बैंकों को इसका रास्ता निकालना होगा। बैंकों ने ऐसी केंद्रीकृत व्यवस्था बनाई है कि एक बैंक का डिफॉल्टर दूसरे बैंक से कर्ज नहीं ले सकता है, लेकिन इसके साथ साथ फर्जी कागजात के जरिए कर्ज लेने या रिश्वत देकर कर्ज लेने पर भी पूरी तरह से रोक लगानी होगी। इसके बाद कारोबारी की मंशा को समझना होगा। अगर कोई उद्योगपति आंतरिक या बाहरी हालात की वजह से मुश्किल में है और उसकी मंशा ईमानदारी से पैसे लौटाने की है तो उसे मदद भी देनी होगी, तभी बैंक बचेंगे और आर्थिकी भी बचेगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद बैंक कर्ज के जमेले पर चर्चा करेंगे। भारत के तमाम बड़े औद्योगिक घरानों व बड़ी कंपनियां सरकारी बैंकों के लिए कर्ज से पोषित है। इन कंपनियों में जिन्होंने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले रखा है और जो डिफाल्टर है या जिनकी देनदारी संकट में है, उसकी हकीकत जनता में जाहिर की जाए या नहीं। जाहिर होने पर क्या इन कंपनियों का शेयर बाजार में विश्वास नहीं टूटेगा? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकुल शुक्ला है। मुकुल जी, सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपतियों को दिए हुए बैंक कर्ज की जो लिस्ट है उसको सार्वजनिक करने की बात कही है। क्या उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए? इस मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए या बिजनेस का तकाजा है कि नहीं वो गोपनीय रहनी चाहिए? देखिए, पारदर्शिता जरूर होनी चाहिए, लेकिन आपने जो कानून बनाए हुए हैं उसमें गोपनीयता रखने की बात की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट को जब ये इंसिस्ट करना है तो उनको ये भी चाहिए कि बोलें कि भाई इस कानून को भी तो बदलो। नहीं तो आरबीआई जो स्टैंड ले रही है वो कानून के चूंकि सुप्रीम कोर्ट में खड़ी है, हाँ, तो वो कोई बेकानूनी स्टैंड तो ले नहीं सकती, तो अपना कानून के अंतर्गत स्टैंड ले रही है और कह रही है कि भाई सबका नाम, अच्छा उसमें सब डिफॉल्टर्स तो है नहीं, कुछ लोग हैं जो स्ट्रेस में हैं, इकोनॉमी में अप एंड डाउन होता रहता है। अब सबको पता है पिछले 2 साल में यूपीए के लास्ट 2 इयर्स में काफी सारे यूनिट सब चीजें ठक पे पड़ी हुई थी, तो सबका बिजनेस डाउन था। तो कुछ लोग स्लो में चले गए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम देंगे लेकिन थोड़ा सा माहौल सुधर जाए। तो अब सबको आप एक ही झाड़ू से रगड़ देंगे कि जो देने वाला भी है और जो नहीं भी देने वाला है, जो विलफुल डिफॉल्टर है। लेकिन इसमें फिर एक बुनियादी सवाल जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप
एक उद्योगपति है या कोई कंपनी है, वो डिफॉल्टर होके दूसरा दिवालिया घोषित करके दूसरे लोन की तरफ चली जाएगी, भाग पड़ेगी, और एक गरीब किसान है जिसके ऊपर छोटा सा कर्ज है वो आत्महत्या की तरफ जाता है, आत्महत्या कर लेता है। ये फर्क जो है ये सबसे बड़ी बात है। अब इस पर बहस, अब सुप्रीम कोर्ट भी ये क्या कहते हैं डेमागोग की तरह अगर बात करने लगे रेटोरिक में, सवाल ये कि आपने कानून ऐसे बनाए हुए हाँ, जिसमें कि छोटे लोन लेने वाले हैं उनका तो नाम बैंक अनाउंस कर देती है, और जो बड़े लोन लेने वाले हैं उनके साथ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। नहीं, पर ये कानून है क्या ऐसा? हाँ, 1983 का कानून है ना। ये कांग्रेसियों का बनाया हुआ कानून है, ये हमारा आपका कानून बनाया हुआ नहीं है। और उस कानून को किसी ने चेंज करने की कोई, उस कानून में क्या है? उस कानून में ये है कि जो ये बैंक के साथ जो व्यवहार जो अग्रीमेंट है, जो लोन है बड़े जो उद्योगपतियों का, वो सीक्रेट रखा जाएगा, उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। इस पर पार्लियामेंट में बहुत 1980 के शतक में आपको याद होगा काफी डिबेट हुआ था। जब वीपी सिंह आए थे तो उन्होंने पॉपुलिस्ट राजनीति शुरू की, तो उन्होंने पार्लियामेंट में अपने क्या कहते हैं वो बजट भाषण में कहा, राजीव गांधी के समय में ही, जिसके बाद उनकी नौकरी चली गई, कि जो पैसे लेकर के गायब हो जाते हैं और बंद कर देते हैं और फिर दूसरे प्रोजेक्ट के लिए पैसे लेते हैं, ये इनको जो क्या कहते हैं ब्लैक लिस्टेड किया जाए, ब्लैक लिस्टेड किया जाए। और जो ब्लैक लिस्टेड अलग है, लेकिन एक अगर उद्योगपति बड़ा कर्ज लेता है तो इसका अनुबंध होके ये गोपनीय रहना चाहिए कानून अनुसार। कानून के अंतर्गत है। आप उस कानून को बदल दीजिए भाई, कि भाई अगर आपने, जैसे जापान वगैरह में कानून बना हुआ है कि अगर आपने डिफॉल्ट किया तो आपको पब्लिक नेम एंड शेम होगा, तो उस तरीके का कानून आप बना ये इसकी बात भी जनहित दायित्व में और इसमें होना चाहिए। ये इसके बजाय ये शॉर्टकट रास्ता। कोर्ट भी अनुचित बात कर रही है भाई। आरबीआई क्या कर सकती है? आरबीआई के रिजर्व बैंक का स्टैंड इस मामले में ज्यादा वो है, हाथ बंधे हुए हैं उस बेचारे के। वो क्या कर सकते हैं? अच्छा, आरबीआई तो सीधे लोन नहीं देती है, लोन देते हैं बैंक वाले। नहीं तो उसमें बैंक एसोसिएशन का उनका क्या तर्क हो सकता है? नहीं, उनका तर्क ये, अब उनका वो तो कह रहे हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन वाले, खास करके ऑफिसर्स एसोसिएशन है, वो तो बहुत सालों से डिमांड कर रहे हैं कि हो, लेकिन एक्सपोज हो, इनकी सार्वजनिक किया जाए, ये खुलासा पारदर्शिता। कुछ वो लीक भी करते रहे फ्रॉम टाइम टू टाइम। पार्लियामेंट में उस पर काफी बहस भी चली है, 80 में भी और 90 में भी। लेकिन सवाल ये एक प्रॉपर तरीके से करने का चीज की जाती है, तो बैंकों को, सरकार को नहीं। लेकिन एक बात बताइए, सरकार आंकड़ा इतना भारी है कि उससे एकदम शेयर बाजार या कारोबार या बिजनेस माहौल या आर्थिकी बैठ जाएगी अगर ये लीक हो जाए तो? नहीं, देखिए, अब मान लीजिए आप बड़ी कंपनी है, कोई टाटा है मान लीजिए, या कोई भी हो, XYZ, किसी का नाम टाटा हो या कोई भी हो, बड़ी कंपनी है जिसका कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट में काफी वेटेज है, तो अगर आप उसके साथ उनका नाम बिना मतलब के निकाल देते हैं, अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम पैसे देने वाले भी, मतलब वो अगर डिफॉल्टर नहीं है और लेकिन कर्ज बढ़ा है और अगर वो चला आ रहा है कुछ कारणों से नहीं, और आपने बिना मतलब, तो उसमें शेयर बाजार में भावना में असर पड़ेगा उसका। बिल्कुल पड़ेगा, तो उससे आपकी इकोनॉमी नहीं। लेकिन इसमें क्या दूसरे देशों के अंदर वहाँ की विदेशी बैंक और क्या वहाँ इस तरह वहाँ भी ये गोपनीय रहता है? क्या रहता है वहाँ? गोपनीय नहीं रहता, वहाँ गोपनीय नहीं। तो फिर हमारे यहाँ ये क्यों गोपनीय हो? हमारे यहाँ हर चीज को गोपनीय बनाने की एक विधि बनी हुई है ना, कि हर चीज को गोपनीय बना दो। क्योंकि जहां पर गोपनीयता रहेगी वहां पर पाप फलेगा। नहीं, लेकिन अमेरिका और यूरोप और इन देशों में, ब्रिटेन में इसमें गोपनीय या इस तरह की नहीं है। नहीं, ये अगर आपने डिफॉल्ट किया है, आपने 2008 में देखा कि किस तरीके से वहां पर लीमैन ब्रदर्स वगैरह वगैरह जब गिरे, तो पूरी की पूरी चीजें पब्लिक डोमेन में थी, और उसके बाद अमेरिकन सरकार को इंटरवेंशन करना पड़ा। तो भाई आप पब्लिक डोमेन, सबसे बड़ी बात है ओपन सोसाइटी का, जो कार्ल पॉपर ने कहा बहुत सालों पहले, बहुत दशकों पहले, वो बात अभी भी वैलिड है। ओपन सोसाइटी की स्ट्रेंथ ओपननेस में है, उसको
छिपाए में सब तो या तो आप छिपाए नहीं और या तो इस तरह के कानूनी मक्कड़ जाल नहीं बनाए। ये कानूनी मक्कड़ जाल बनाया हुआ है ना जी, जी, जी। अब तो उसमें आरबीआई बेचारी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देना चाहिए कि ये मक्कड़ जाल खत्म हो, हम उस कानून को डिफॉल्ट करते हैं और फिर उसके साथ घोषणा की जाए, तो उसका मतलब। बिल्कुल जी मुकुल जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।